गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। कल की क्लास में हम लोगों ने इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस और उससे जुड़े कुछ फिनोमिना के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे और एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस क्या होते हैं देखते हैं। एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ द वर्क, अपने काम करने के तरीके के अकॉर्डिंग। अब एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनको हम देख लेते हैं। External molding forces can be divided into two parts. In the first group there are forces that work only by staying at its place. पहले ग्रुप में वो आते हैं जो फोर्स एक्सटर्नली अपनी ही जगह पर रहकर वर्क करते हैं। कहने का मतलब जहाँ वो हैं वहीं वर्क करेंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे वर्क के लिए, फोर्स वहीं की वहीं लगेगा। दे हैव नो स्पीड बट बाई इनिशियल प्रिपरेशन दे हेल्प द सेकेंड ग्रुप ऑफ टेक्टोनिक पावर्स। इनमें कोई स्पीड नहीं होती इन फोर्सेस में, बट वो क्या करते हैं, जो सेकंड टाइप के जो फोर्स होंगे आपके एक्सटर्नल, उनको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर्स आर कॉल्ड वेदरिंग फोर्सेस। क्या नाम दिया गया है इनको, फर्स्ट ग्रुप को एक्सटर्नल पावर्स के वेदरिंग फोर्सेस। एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस का पहला टाइप हो गया वेदरिंग फोर्सेस। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेज विच मूव फ्रॉम इट्स प्लेस आर कॉल्ड इरोजनल फोर्सेज। अब फर्स्ट टाइप के मूव नहीं कर रहे हैं लेकिन सेकेंड टाइप के मूव करते हैं, और उनको क्या नाम दे दिया गया है हमने, इरोजनल फोर्सेज नाम दिया गया है। ये आपके दो टाइप्स के वेदरिंग फोर्सेज और इरोजनल फोर्सेज हैं, जो कि एक्सटर्नल टाइप के फोर्सेज हैं, जिन्हें हम एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेज भी कहते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके रीड करेंगे। सबसे पहला आता है आपका वेदरिंग फोर्सेज। देखते हैं वेदरिंग फोर्सेज क्या होते हैं। वेदरिंग फोर्सेज ट्राई टू ब्रेक द रॉक्स एंड चेंज दैम इनटू सॉइल। ये ट्राई है। वेदरिंग फोर्सेज क्या करते हैं, रॉक्स चट्टानों को तोड़ने का और उनको मिट्टी में बदलने का काम करते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, सन की हीट हो गई, आपकी रेन हो गई, रेन माने बरसात, फ्रॉस्ट यानी सर्दी हो गई, ब्रेक्स द रॉक्स, ये चट्टानों को तोड़ते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम द रॉक एक्सपेंड बाय द हीट ऑफ द सन एंड ड्यूरिंग नाइट इट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कूल इट डाउन। अब ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं वो सन की हीट से पढ़ेंगे कि सन की हीट से कैसे होता है। तो डे टाइम में तो क्या होता है, सन की हीट से क्या हो जाती हैं, रॉक एक्सपेंड हो जाती हैं, और नाइट में वापस कूल हो जाती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे होता, कहीं नहीं होता, पर ये बहुत लंबे टाइम की प्रोसेस होती है, तो हमें शो नहीं होती आंखों से, लेकिन ऐसा रोजाना कुछ ना कुछ पार्ट में होता है। बाय रिपीटेड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन माने विस्तार होना, कॉन्ट्रैक्शन माने सिकुड़ना। तो रिपीटेड हर दिन रोजाना इस दिन में फैलती हैं, रात में सिकुड़ जाती हैं, उस वजह से द रॉक बिकम्स वीक। अब ये क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, एंड ब्रेक्स डाउन, और टूटने लगती हैं। ये था आपकी सन की हीट की वजह से। अब आता है रेन। रेन हिटिंग हॉट रॉक्स ऑल्सो एक्सीलरेट दियर डिसइंटीग्रेटिंग स्पीड। अब रेन जब रॉक्स पर पड़ती है, रॉक्स पत्थर चट्टानें मिट्टी की बनी है, तो उनकी जो डिसइंटीग्रेटिंग स्पीड है, डिसइंटीग्रेट मतलब बिखरने की, वो भी क्या हो जाती है, उससे एक्सेलरेट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। रेन वाटर ऑल्सो कट्स द रॉक्स। अब जो रेन वाटर आता है वो भी चट्टानों को क्या करता है, काटता है। एट द टाइम, तो रेन से ऐसे हो गया। अब आता है फ्रॉस्ट, सर्दी से क्या होता है, वाटर कलेक्टेड इन द क्रैक्स ऑफ द रैक्स फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एंड एक्सपेंस। जब सर्दी पड़ती है तो जो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, उनके जो क्रैक्स हैं, दरारें बनी हुई हैं, उनमें उनमें पानी भर जाता है और वो वहाँ क्या हो जाता है, जम जाता है सर्दी की वजह से, और अब वह बर्फ़ बन के वहाँ एक्सपेंड करता है। फोर्स जनरेटेड क्रैक्स द रॉक्स। अब इसके एक्सपेंड से जो फोर्स होता है जनरेट, वो चट्टानों को क्या करता है, ब्रेक करता है। व्हेन द डस्ट पार्टिकल फ्लाइंग विद द एयर कोलाइड विद द रॉक्स दे वियर आउट द रॉक्स लाइक एमरी पेपर। तो ये आपने देखा फ्रॉस्ट की वजह से, रेन की वजह से और सन हीट की वजह से। अब एक और वेदरिंग फोर्स है जिसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल, धूल के जो कण हैं जो हवा के साथ उड़ते हैं, वो चट्टानों पे पड़ते हैं, तो दे वियर आउट, वियर आउट का मतलब घिसना, वो घिस देते हैं द रॉक्स, चट्टानों को, लाइक एमरी पेपर, एमरी पेपर मतलब रेगमाल, तो वो चट्टानों को रेगमाल की तरह घिसते हैं। और ऐसा कंटिन्यूसली होता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों सालों तक। तो कॉम्प्रीहेंसिव इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेज कैन बी सीन। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब मिला जुला, तो इन सब चीज़ों का मिला जुला इफेक्ट आपको चट्टानों पर दिखने लगता है कि हाँ ये पहले पूरी थी, अब इसमें इस जगह से कम ही हो गई है, घिस गई है। द रीज़न फॉर नॉट फाइंडिंग ए माउंटेन इन द डेजर्ट इज़ द वेदरिंग फोर्स ऑफ द एयर। अब रेगिस्तान में नॉट फाइंडिंग ए माउंटेन, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में कोई पर्वत नहीं मिलता, इस चीज़ का रीज़न कौन सा है, एयर का वेदरिंग फोर्स, जो कि कौन सा था, ये डस्ट वाला जो हमने अभी अभी पढ़ा।
द वेदरिंग फोर्सेज रिड्यूस द डेजर्ट माउंटेन कन्वर्टेड दैम इनटू डेजर्ट। अब डेजर्ट में तो रेत ही रेत है, तो वहाँ रेत के कण ज़्यादा होंगे, हवा में तो हवा चलेगी, तो वो सारे माउंटेन क्या हो गए, वहाँ से रिड्यूस हो गए इस वजह से, और अब किस में बदल चुके हैं, वो रेगिस्तान में बदल चुके हैं। इसके अलावा और क्या आता है वेदरिंग फोर्सेज में? केमिकल रिएक्शन इन नेचर लाइक ऑक्सीडेशन, कार्बोनेटिंग, जॉइनिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मर्क्यूरिलाइजेशन ETC वीकन द रॉक्स। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गई, कार्बोनेशन इसमें कार्बोनिक एसिड बन जाता है, इस तरह की कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती रहती हैं नेचर में, उस वजह से भी रॉक्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और उनसे क्या हेल्प होता है, उनकी वेदरिंग में हेल्प होता है। वेदरिंग का मतलब उनका घिसना। बायोलॉजिकल फोर्सेज, बायोलॉजिकल मतलब बायोटिक जो थिंग्स हैं, लिविंग जो थिंग्स हैं, वो जो फोर्स लगा रही हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एंड अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो प्ले मेजर रोल इन वेदरिंग। अब इन रॉक्स की वेदरिंग करने में, वेदरिंग फोर्सेज में ये भी रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने सन का रोल देखा, एयर का रोल देखा, आपने रेन का रोल देखा, फ्रॉस्ट का रोल देखा, उसी तरह बायोटिक थिंग्स का भी। देखिए कैसे, सबसे पहले प्लांट्स, द रूट ऑफ द ट्रीज एंटर द रॉक्स, लेटर ग्रोज एंड ब्रेक द रॉक्स। पेड़ों की जड़ें क्या होती हैं, चट्टानों में घुस जाती हैं और उन चट्टानों को तोड़ते हुए वो बढ़ती हैं। आपने जंगलों में कभी देखा भी होगा ऐसे कहीं। एनिमल हेल्प्स इन ब्रेकिंग रॉक्स बाय मेकिंग बरो इन इट। अब एनिमल्स कैसे करते हैं, मेकिंग बरो इन इट, रॉक्स, बरो माने बिल। अब एनिमल से मतलब बड़े जानवर नहीं, छोटे छोटे जानवर होते हैं, सांप, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, ये क्या करते हैं, मिट्टी में उन चट्टानों में बिल बना के रहते हैं। तो बिल बना दिया तो उस जगह से उसको ख़त्म कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स ने, छोटे छोटे ने, एक चट्टान में बिल बना दिया तो एक दिन वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मैन हैज़ प्रूव्ड टू बी द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द रॉक्स। अब आता है मैन, मैन भी एक एनिमल है, आपको पता है, तो वो तो इन रॉक्स का सबसे बड़ा शत्रु है। द फोर्सेज ऑफ वेदरिंग बाई ह्यूमन इज करंटली द हाईएस्ट विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स एंड गन पाउडर। अब जितने भी एनिमल, प्लांट्स, बायोटिक चीज़ें वेदरिंग कर रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वेदरिंग कौन कर रहा है, ह्यूमन, क्योंकि हमारे पास क्या है, मशीनें हैं, गन पाउडर जो विस्फोट में काम में आता है, तो हम उनसे पूरी की पूरी चट्टान एक बार में उड़ा देते हैं, रास्ते निकाल देते हैं पहाड़ों में से होके। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस आउट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस इन नेचर, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन वेदरिंग प्रोसेस। इसके अलावा कुछ केमिकल बनाते हैं हम, फैक्ट्री में चलते रहते हैं, उनसे भी वेदरिंग फोर्सेज बढ़ते हैं। द फोर्सेज ऑफ वेदरिंग हैज़ प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एग्रीकल्चर। अब कुछ इनके नुकसान भी हैं तो इनके कुछ फ़ायदे भी हैं वेदरिंग फोर्सेज के। जैसे एग्रीकल्चर पर्पज से, कृषि के क्षेत्र में इनके क्या हैं फ़ायदे हैं, देखिए कौन से फ़ायदे हैं। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड इट इज़ फाउंड बाय द फोर्सेज ऑफ वेदरिंग। अब मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए आपको पता है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टी में ही उगते हैं, आप उनको पक्की ज़मीन में तो उगा नहीं सकते। तो वो मिट्टी कैसे बनेगी, वेदरिंग फोर्सेज, चट्टानें ही टूट कर मिट्टी में, सॉइल में बन जाती हैं, भी आपने देखा था। देयर रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेन्स फॉर द एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट। अब मान लो कोई जगह पर, प्लेन्स मतलब मैदान, किसी ये जगह है कोई, इस पर ये चट्टानें बनी हुई हैं, ये किसी काम की नहीं है, तो अगर वेदरिंग फोर्सेज से इतने एरिया में क्या बन जाए, ये मैदान बन जाए, खाली मैदान बन गया ये, तो यहाँ खेती की जा सकती है। खेती की जा सकती है तो सोचो इतने जगह पर उगाए जाने वाले पौधे कितने लोगों के काम आ सकते हैं, उनका पेट भर सकते हैं, तो इस वजह से भी ये वेदरिंग फोर्सेज हेल्प हो सकते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स कम आउट ऑफ द रॉक्स ड्यू टू वेदरिंग। अब इन रॉक्स में तरह तरह के मेटल्स होते हैं, तो जब ये रॉक्स का वेदरिंग फोर्सेज से रिड्यूस हो जाती हैं तो इनमें से उन मेटलों को बाहर आ जाता है, वो हमारे काम आ जाती है। तो इस तरह हमें वेदरिंग फोर्स हेल्प करते हैं। तो ये थे आपके फर्स्ट टाइप के एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के फोर्सेज की तरफ, जो हैं आपके इरोजन फोर्सेज। ये आपने देखा था, वेदरिंग फोर्स तो एक जगह स्टेबल रहते हैं, लेकिन इरोजन फोर्सेज ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब देखिए ऐसे कौन से फोर्स होते हैं और उनको कौन कौन लगाता है। इरोजन फोर्सेज, एयर, वाटर एंड स्नो आर द थ्री सच सब्सटेंसेज फाउंड ऑन अर्थ विच फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लार्ज क्वान्टिटीज़। हवा, पानी और बर्फ़ ऐसे तीन पदार्थ हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। देयर इज़ ए फोर्स इन दियर ड्रिफ्ट। अब इनकी इस गति में क्या होता है, एक फोर्स होता है। द लार्ज स्ट्रक्चर विच कम इन दियर वे ब्रेक्स एंड फ्लो अवे। और इनके रास्ते में जो भी बड़ी रुकावट आती है वो टूट जाती है और इनके साथ फ्लो करती है। एयर, वाटर एंड आइस ऑल्सो डू इरोजनल वर्क। ये इरोज करना मतलब ख़त्म करना, चीज़ों को क्षरण करना, तो उसमें भी हेल्प करते हैं। Their work does not end there, but they transport these substances collected from the place of the erosion to the far distance. अब ये ऐसा नहीं है, ये क्या करते हैं, जो अपना इरोजन का इन्होंने काम किया है उसमें जो सब्सटेंस बने, जो धूल बन गई, मान लो कुछ और कचरा बन गया, तो उसको अपने साथ बहा के भी ले जाते। जैसे बाढ़ आई
बाढ़ ने किसी जगह 3-4 पेड़ों को तोड़ दिया, तो वो 7-7 पेड़ों में जो पत्ते हैं, तने हैं, लकड़ी, उनके भी अपने साथ पानी आगे बहता हुआ ले जाता है। वेयर दी सब्सटेंस गेट डिपोजिटेड इन द शेप ऑफ द सरफेस चेंज। अब जहाँ ये बहा के ले गए, कहीं तो जाके रुकेंगे, तो जहाँ ये रुक जाते हैं वहाँ वो चीज़ डिपॉजिट हो जाती है, मतलब जमा हो जाती है, और उस जगह नई शेप बन जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, कोई ज़मीन है आपके कमरे में, घर में, वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, इतनी कच्चे मिट्टी के कण पड़े हुए हैं कुछ, ये मिट्टी के कण हो गए। अब आपके लिए तो ये थोड़ी सी मिट्टी, लेकिन अगर अपन छोटे एनिमल, चींटी वगैरह, कीड़ों की बात करें, तो उनके लिए बहुत सारा एक रेगिस्तान सा हो जाएगा। अब हवा चली, तो हवा से आपको पता है ये मिट्टी उड़ के कमरे में ही दूसरी जगह इकट्ठी हो गई यहाँ, तो यहाँ से तो जो आपका डेजर्ट बना था छोटे कीड़े मकोड़ों के नज़र से देखें हम अगर छोटे लेवल पर, तो वो यहाँ से तो गायब हो गया, और कहाँ फॉर्म हो गया, यहाँ, क्योंकि हवा ने वो जो चीज़ यहाँ से मिट्टी लेकर गई थी उसको कहाँ डिपॉजिट कर दिया, यहाँ डिपॉजिट कर दिया। इस तरह क्या बन गई, वहाँ नई शेप बन गई, और उस जगह की सरफेस अब कैसी हो गई, चेंज हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले पावर ऑफ विंड। आपने ऊपर एयर पढ़ा, यहाँ विंड है, तो एयर और विंड में क्या फ़र्क है ये भी आप बेसिकली जानते हैं। एयर माने भी हवा होता है, विंड माने भी हवा होता है, लेकिन एक थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। देखिए क्या है, एक कवर ऑफ डिफरेंट गैसेज इज फाउंड अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ विच वी कॉल एटमॉस्फेयर। हमें पता है एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसों का हमारे चारों ओर लेयर है। वी आर अलाइव बाई विद द गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम इन गैसेज से अलाइव हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से। प्लांट्स आल्सो नीड द गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वो भी वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। बाय विच एनिमल्स गेट दियर फूड, और हम प्लांट से अपना फूड लेते हैं। तो इस तरह ये गैसेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बिसाइड दीज इंपॉर्टेंट वर्क, इरोजन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द एयर। अब उस एयर का, एनवायरनमेंट की एयर का केवल यही काम नहीं है कि बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट गैसें दे दे, उसका एक काम और क्या है, इरोजन भी वो करती है। कैसे करती है देखो, द एयर रिमेन्स इन मोशन एंड इज़ नॉट स्टेटिक। जो एयर है वो कैसे रहती है, गतिशील रहती है, रुकी हुई नहीं रहती। द स्पीड ऑफ द एयर प्रोवाइड्स इट द पावर ऑफ इरोजन। अब एयर को इरोज करने की पावर कहाँ से आती है चीज़ों को, उसकी जो खुद की स्पीड है उससे आती है। विद एन इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द एयर इट्स इरोजन पावर ऑल्सो इंक्रीजेज। तेज हवा ज़्यादा चीज़ों इरोज करेगी, ज़्यादा इरोजन करेगी, कम हवा, धीरे हवा जो होगी वो कम इरोजन करेगी। एंड डेस्ट्रॉय लार्ज लैंड्स, और बड़े बड़े टुकड़ों को, लैंड्स के को डेस्ट्रॉय कर देती है। टू अंडरस्टैंड द इरोजन फोर्सेज ऑफ एयर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट रन्स द एयर। अब हमें इरोजनल फोर्स से पहले ये देखना होगा कि एयर कैसे बहती है। When we turn on the fan, due to the rotation on the fan, the air get pushed and starts rotating. जब आप फ़ैन ऑन करते हो तो उस जगह की जो एयर है वो फ़ैन घूमता है, तो उसके साथ साथ वो एयर घूमती है। अब फ़ैन को इसकी एनर्जी कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी से मिलती है, और एयर को उसकी फ़ैन की मैकेनिकल एनर्जी घुमा देती है। बट अरेंजमेंट ऑफ द एयर फ्लोइंग इन द नेचर इज़ समवट कॉम्प्लिकेटेड इन कंपेरिजन टू द एयर फ्लोइंग इन ए रूम। लेकिन जो नेचर में जो हवा बहती है उसका जो मैकेनिज़्म है वो इस कमरे में जो हवा घूमी फ़ैन में उससे थोड़ा अलग है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए वो कैसे होता है, समझिएगा ध्यान से। अब वहाँ फ़ैन को तो हमने एनर्जी दी थी इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन यहाँ नेचर में द ओनली सोर्स दैट गिव द एनर्जी इज़ सन। हमारा स्टार है जो सन, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, वो एनर्जी अर्थ पर आती है, नेचर की जो एनर्जी है। यू नो दैट द सन इज ए स्टार ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन इन इट एनॉर्मस, बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट्स इन ऑल डायरेक्शंस। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन की रिएक्शन होती रहती है, जिस वजह से इनमें बहुत सारी एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी सब डायरेक्शन में निकलती है, और उसमें कुछ पार्ट भी कहाँ तक आता है, सम पार्ट रीचेज ऑल्सो द अर्थ तक आता है। दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द सोलर एनर्जी हैव टू कैरी आउट द ऑल एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ। ये इतना सा पार्ट बहुत है हमारी अर्थ की सभी एक्टिविटीज़ के लिए। द एनर्जी ऑफ सन डज नॉट रीच इन द सेम अमाउंट एवरी ईयर एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ इन द ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर। अब ये सन की जो हीट है वो हमें पता है पूरे साल में अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह से आती है। सर्दियों में कम आती है, गर्मियों में ज़्यादा आती है, बरसात में मॉडरेट आती है। ड्यू टू दिस इम्बैलेंस ऑफ द एनर्जी द एयर इज़ लेस वार्म एट सम प्लेसेस एंड मोर वार्म एट अदर प्लेसेस। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि एयर क्यों बहती है, तो देखिए ध्यान से। जब एनर्जी कम ज़्यादा आई, इम्बैलेंस हुआ एनर्जी में, तो जो एयर है वो क्या हो गई, जैसे कहाँ एनर्जी, अगर सन की कहीं हीट ज़्यादा है
तो वहाँ की एयर तो ज़्यादा वार्म हो जाएगी, और जहाँ हीट कम है वहाँ की एयर लेस वार्म हो जाएगी। अब एयर का क्या एक प्रॉपर्टी है, एयर एक्सपेंड्स आफ्टर गेटिंग हीटेड एंड राइजेज अप ड्यू टू द बीइंग लाइटर। अब जो एयर गर्म हो जाएगी उस जगह की एयर हीट होकर कहाँ उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है, और जहाँ से वो ऊपर उठी वहाँ एयर प्रेशर क्या हो जाता है, बिकम्स लो हो जाता है। अब इस केस में क्या होता है, दूसरे एरिया से एयर हाई प्रेशर एरिया से इस लो प्रेशर एरिया में आने लग जाती है, और इसी फ्लो को क्या बोल दिया जाता है, विंड बोल दिया जाता है। देखो आप यहाँ से यहाँ तक के पैराग्राफ को मैं दोबारा आपको डायग्राम से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका ये एक एरिया है, इस एरिया का टेम्परेचर गर्म है, तो यहाँ की जो एयर है वो क्या हो जाती है, गर्म होके यहाँ से, जैसे ये एयर के पार्टिकल्स हैं तो ये यहाँ से कहाँ उड़ जाती है, यहाँ चली जाती है, यहाँ से हट के ये यहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। अब ऊपर जब ये चली जाती है यहाँ से हटकर, तो इस जगह पर आपका जो प्रेशर है एयर का वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि यहाँ से एयर कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो अब किसी दूसरी जगह से, मान लो ये दूसरी जगह है, यहाँ एयर का हाई प्रेशर हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस जगह का प्रेशर कैसा हो गया, कम। तो यहाँ से एयर के पार्टिकल मूव करते हुए कहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ जो ये एयर चली, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम कह देते हैं एयर का फ्लो, और जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, विंड। इस तरह एयर आपकी क्या करती है, मूव करती है। द स्पीड ऑफ द विंड डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एयर प्रेशर एट द बोथ प्लेसेस। अब इस चीज़ का जो स्पीड है एयर का वो उस प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो ज़्यादा एयर फ्लो होगी तेज़, कम डिफरेंस है तो कम। ग्रेटर द डिफरेंस हाइयर द वेलोसिटी ऑफ द विंड। ऑन मैनी प्लेसेस द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। अब कुछ जगह अर्थ की मौसम सेम रहता है, तो उस जगह पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रेशर है वो भी कैसा रहता है, सेम रहता है। फॉर दिस रीज़न द विंड ब्लोज इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड थ्रू आउट द ईयर। तो उन जगहों पर पूरी साल सेम डायरेक्शन में सेम विंड चलती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये कोई प्लेस है और ये दूसरा प्लेस है। अब इस प्लेस पर पूरे साल में जो प्रेशर है एयर का वो कम रहता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ की एयर हवा ऊपर उठ जाती है लाइट होने के कारण। तो यहाँ की एयर जब ऊपर उठ जाती है तो यहाँ प्रेशर कम हो गया। यहाँ प्रेशर कम होने से इस जगह का प्रेशर, इस जगह का टेम्परेचर इस जगह से थोड़ा लो है, और यहाँ का हाई प्रेशर हो गया अब एयर का, तो वो हाई प्रेशर एयर कहाँ आती है, यहाँ आती है। तो पूरे साल यहाँ एयर फ्लो की डायरेक्शन ऐसी रहेगी कि इस वाली साइड से इस वाली साइड की तरफ, इस तरह। इन एंशियंट टाइम विंड आर यूज टू सेल शिप्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब इसी तरह पुराने ज़माने में जो जहाज़ होते थे पानी के, उनको डायरेक्शन देने के लिए क्या यूज़ की जाती थी, विंड की डायरेक्शन यूज की जाती थी। तो ये तो आपकी हुई विंड फ्लो करना, कि विंड कैसे फ्लो करती है। अब हम देखेंगे फ्लो ऑफ विंड कैसे इरोजन करता है। द डायरेक्शन ऑफ द सम विंड्स ऑन द लैंड इज नॉट ऑलवेज द सेम, देयर डायरेक्शन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सीजन, बिकॉज ऑफ दिस दे आर कॉल्ड मानसून। अब एक तो ही जो सभी पूरे साल सेम डायरेक्शन चल रही हैं, लेकिन कुछ जगह की एयर डायरेक्शन अपनी क्या करती हैं, चेंज करती हैं, तो उनको क्या बोल दिया जाता है, मानसून। जैसे फॉर 6 months इन द समर द विंड ब्लोज फ्रॉम द ओशियन टू द लैंड। जब गर्मियों के दिन होते हैं तो जो आपकी एयर है वो कहाँ से कहाँ जाती है, ओशियन से लैंड की तरफ, समुद्र से ज़मीन की तरफ, और क्या आता है, समर मानसून। और विंटर में क्या होता है, जो एयर है वो कहाँ से कहाँ जाती है, लैंड से ओशियन, यानी ज़मीन से समुद्र की तरफ, उल्टा होता है, और तब क्या बनता है, विंटर मानसून। देखिए कैसे होता है, इसको समझ लीजिए आप ध्यान से। ये आपका हो गया वाटर बॉडी, पानी का कोई ये ओशियन है, ठीक है। और ये आपकी हो गई लैंड, ज़मीन हो गई है आपकी।
ठीक है। अब देखिए जब होती है अपनी समर, तो समर के टाइम पे क्या होता है, ये जो अर्थ लैंड है वो क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है। लैंड ज़्यादा गर्म रहती है एज़ कंपेयर टू वाटर बॉडी। तो लैंड जब गर्म हो गई तो क्या होता है, लैंड गर्म होने से यहाँ के ऊपर की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, लाइट अप हो जाएगी, लाइटर होके वो ऊपर चली जाएगी। जो लैंड के ऊपर की एयर थी वो कहाँ पहुँच गई, ऊपर पहुँच गई। अब ये ऊपर चले गई तो इस जगह का एयर प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया। तो एयर अब कहाँ से आएगी, ओशियन के ऊपर से आएगी और किसकी तरफ आएगी, इस जगह आएगी लैंड की तरफ, जिससे एयर प्रेशर कैसा हो, नॉर्मल हो, विंड चल जाएगी। तो इसको तो बोल दिया समर मानसून। तो समर में कहाँ से कहाँ चल रही है, ओशियन से चल रही है और कहाँ तक जा रही है आपकी, लैंड की तरफ। ये देखो ओशियन टू लैंड, इस तरह तो आपका होता है समर मानसून। अब बात करें अपन विंटर मानसून की, सेम वही चीज़। विंटर मानसून में क्या होता है, ये आपका वाटर बॉडी हो गया और ये आपका लैंड हो गया। तो विंटर के दिनों में क्या होती है, जो लैंड होती है, ज़मीन, वो कूल डाउन हो जाती है एज़ कंपेयर टू ओशियन। अब जब लैंड कूल डाउन हो गई तो ओशियन अगर उसके कंपैरिजन में हॉट हो गया तो लाइटर कहाँ की एयर हो गई, ओशियन के ऊपर की एयर हो गई, क्योंकि वो उस जगह की एयर वार्म हो गई, क्योंकि ओशियन वार्म है एज़ कंपेयर टू लैंड। तो इस जगह की हवा ऊपर चली गई तो अब कहाँ से जाएगी एयर, लैंड से जाएगी किसकी तरफ, ओशियन की तरफ। तो इसमें क्या होता है विंटर मानसून में, लैंड से किसकी तरफ चलती हैं, ओशियन की तरफ, लैंड टू ओशियन, इस तरह विंटर मानसून। तो ये दोनों मानसून इस तरह आते हैं, किसकी वजह से, विंड की वजह से, फ्लो ऑफ एयर की वजह से। आगे देखिए, इन इंडिया द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स रेन एवरीवेयर, वाटर इज़ अवेलेबल फॉर द फुल ईयर ड्यू टू द मानसून रेन। हमारे पास वाटर मानसून रेन की वजह से आता है पूरे साल के लिए। अब दीज मानसून रेन्स आर इफेक्टेड बाय मेनी एलिमेंट्स, फॉर दिस रीजन द रेनफॉल इज स्कार्स एट सम प्लेसेज एंड अबंडेंट एंड अदर प्लेसेज। अब इस पर भी कई चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो कहीं तो रेनफॉल बहुत स्कार्स है, जैसे अपने राजस्थान में ले लें, यहाँ बरसात कम होती है, और कहीं अबंडेंट बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जैसे मेघालय में। फ्लड्स अकर व्हेन देयर इज मोर रेन एट वन प्लेस इन कंपैरिजन टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टोरेज और ड्रेनेज। बाढ़ कब आती है, जब बरसात ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू स्टोरेज और ड्रेनेज। पानी को स्टोर करने, या ड्रेन, ड्रेन मतलब बहा देना, नाली के जो निकास बने होते हैं शहरों में, गलियों में, तो वो अगर रुके हुए हैं, ढंग से नहीं है, प्रॉपर वे नहीं है उस पानी को निकालने का, और पानी लगातार बरस रहा है, तो वो क्या रूप ले लेता है, बाढ़ का रूप ले लेता है। अच्छा, पानी की एक क्वालिटी होती है कि उसको रास्ता मिलेगा जहाँ से वो वहाँ से होके जाएगा फिर। तो अगर नालियाँ रोकी पड़ी है तो वो घरों में घुस जाता है, मकानों को तोड़ता है, इस तरह बाढ़ आती है, फ्लड। द फ्लोइंग वाटर डिस्ट्रॉय एवरीथिंग कम्स इन इट्स वे। अब जो पानी है वो उसके रास्ते में जो भी आता है और उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। देयर इज़ लॉट ऑफ इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू फ्लड्स। बाढ़ की वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस होते हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड में बाढ़ आई थी कुछ सालों पहले, जिसने कितनी सारी तबाही मचाई थी। तो ये कुछ इरोजन फोर्सेज और आपके वेदरिंग फोर्सेज थे। अब हम कल की क्लास में देखेंगे इर्रेगुलर विंड्स, कि विंड जब बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, तो तूफ़ान, चक्रवात, स्टॉर्म्स और आपके साइक्लोन जैसी चीज़ें आती हैं, वो किस तरह हमें नुकसान पहुंचाती है। और आगे के कुछ फिनोमिना आपने एयर के बारे में देख लिया, उसके अलावा वाटर के बारे में, स्नो के बारे में, उनसे कैसे इरोजन होता है, इन सब चीज़ों को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आप रोज़ाना पढ़ते रहिए, क्लासेस को अटेंड करते रहिए, आपका ये चैप्टर जल्दी पूरा होने वाला है। तो आप संडे जब आए तो इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।